और आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 हिंदी कोर वितान का वन शॉट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वितान के हर एक चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को वितान का 4 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। पहला है हमारा सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। दूसरा है हमारा जूझ, जिसके लेखक का नाम है आनंद यादव। तीसरा है हमारा अतीत में दबे पांव, इसके लेखक का नाम है ओम थानवी। और चौथा है हमारा डायरी के पन्ने, जिसके लेखक का नाम है एन फ्रैंक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो 4 चैप्टर्स है, हमारा हर एक चैप्टर्स में जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन होगा बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और देखिए मैंने आप लोगों को और आगे भी हिंदी कोर का एक वीडियो दे दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और आगे आप लोगों को और 1-2 वीडियो मिलेगा और आप लोगों का हिंदी कोर पूरा खत्म हो जाएगा। और देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है। तो अगर आपको जिससे अच्छा लगे भाई, पीडीएफ से अच्छा लगे तो पीडीएफ से पढ़ाई करिए, वीडियो से अच्छा लगे तो वीडियो से पढ़ाई करिए, जैसा मर्जी वैसा काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। और हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक है प्रेमचंद, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तर्क सहित उत्तर दें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो यशोधर बाबू है ना, ये समय के साथ ये नहीं बदलते हैं, लेकिन इनका जो पत्नी है, यशोधर बाबू का जो पत्नी है, ये समय के साथ बदल जाते हैं, यानी कि समय के साथ मॉडर्न हो जाते हैं। देखिए भाई जैसा मतलब अभी समय चल रहा है उस हिसाब से बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यशोधर बाबू जो है ना वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, लेकिन उनका जो पत्नी है वो समय के साथ बदल जाते हैं। मतलब अभी के टाइम में जिस प्रकार का वेशभूषा है, जिस प्रकार का ड्रेस है, वो मतलब उनका जो पत्नी वो उस प्रकार से पहनना शुरू कर देती है। लेकिन यशोधर बाबू पुराने जमाने के आदमी है भाई, जैसा आप पहले मतलब पहनते थे वैसे अभी भी पहन रहे हैं। तो इसका जो कारण है आपको तर्क सहित इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को वही चीज लिखना है। ये जो यशोधर बाबू है ना, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यानी बचपन में ही इनके माता पिता मर जाते हैं, मतलब एक्चुअल में देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो एक टाइम तो उस टाइम तो उनका कष्ट होता है पूरे तरीके से। और फिर क्या करता है, जब उनके माता पिता मर जाते हैं तो हमेशा शुरू से ही वो पुराने जो लोग हैं उन्हीं लोग के साथ रहते हैं, उन्हीं लोग के साथ उठना बैठना खाना पीना। तो इससे उनके मन में मतलब जो पुराना विचारधारा है वही सब चीज उसके मन में घूमता है। और जो किशन दा है, किशन दा का मतलब वो बहुत बड़ा फैन था। किशन दा जो बोलते थे यशोधर बाबू वही सुनते थे। और किशन दा भी मतलब पुराने जमाने के थे, जिस प्रकार से पहले के आदमी पहनते थे उसी प्रकार से किशन दा भी करते थे। और किशन दा जो बोलते थे यशोधर बाबू भी वही करते थे। मतलब यशोधर बाबू यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब उनको मकसद था कि भाई हम चेंज नहीं होंगे, मतलब जो पुराना विचारधारा है, जो पुराना परंपरा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो ये क्या होते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं। यानी यशोधर बाबू का जो बुतरू है, यानी जो बेटी है ना, वो बोलती है कि माँ आप ये पहनो, तो जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो भी मान जाती है और उस प्रकार से वह ढल जाती है। लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढलते हैं। इसी चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए और आप लोग पढ़िए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे देखिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव का यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ऐसा बहुत सारा आप लोगों को मतलब पॉइंट्स मिल जाएगा जो आप लोग दूसरे मतलब क्वेश्चन के आंसर में उसका यूज कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है कि यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। मतलब बचपन में ही उनके माता पिता मर जाते हैं और उनके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी आ जाता है। वे हमेशा पुराने लोगों के बीच रहे पले बड़े, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू ने जो भी सीखा था वह किशन बाबू से सीखा है। वह किशन बाबू की हर बात को सही मानते हैं। किशन बाबू को वे अपना आदर्श मानते थे। यशोधर बाबू की पत्नी पर अपने बच्चों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती थी, वह आधुनिक वेशभूषा में रहती थी। बच्चों के प्रभाव से वह समय के साथ ढल गई, ठीक है, मतलब ढल गई। उनका जो पत्नी है वह समय के साथ क्या होता है, ढल सकने में सफल हो गई। लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशन दा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। मतलब किशन दा जैसा बोलेगा वैसा ही यशोधर बाबू करेगा। तो ये बात यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? देखिए इसका उत्तर होगा,
यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते थे, जबकि उनका सारा परिवार आधुनिक विचारधारा को मानते थे। बच्चे भी आधुनिकता को पसंद करते थे, जिस कारण यशोधर बाबू के परिवार में हमेशा मन मुटाव लगा रहता था। इसलिए यशोधर बाबू परिवार के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते थे। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहनावा हो या फिर जो आधुनिक विचारधारा है, यशोधर बाबू का विचारधारा अलग था, उनके परिवार वालों का विचारधारा अलग था। तो यहाँ पर हमेशा उन लोगों के बीच क्या होता था, मन मुटाव, थोड़ा झगड़ा वगैरह हो जाता था। इसलिए यशोधर बाबू को लगता था भाई मेरा परिवार है लेकिन फिर भी मैं अधूरा हूं। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल इजी तरीके से मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने परिवार के साथ यशोधर बाबू की क्यों नहीं बनती थी। तो वही रीजन हो गया कि यशोधर बाबू पुराने विचारधारा के थे, जबकि उनका जो परिवार है भाई वो आधुनिक विचारधारा के हैं। तो वही लिख दिया है मैंने कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते थे, जबकि उनका सारा परिवार आधुनिक विचारधारा को मानते थे। इसलिए अपने परिवार के साथ यशोधर बाबू की नहीं बनती थी और इनको लगता था कि भाई मेरा परिवार है लेकिन फिर भी मैं क्या हूं, अधूरा हूं। इसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, यशोधर बाबू से उनके अधीनस्थ कर्मचारी क्यों परेशान थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यशोधर बाबू है ना, ये मतलब काम के प्रति मतलब इसका पूरा निष्ठा था। समय पर ऑफिस जाते थे, समय पर ऑफिस से आते थे, कभी कभार लेट तक भी काम करते थे। और यशोधर बाबू जो थे ना, वो उस ऑफिस के थोड़ा हेड थे, मतलब थोड़ा मैन था वो, ठीक है, मतलब मुख्य कर्मचारी था। तो भाई यशोधर बाबू मुख्य है, मैन है, तो वो जैसा करेगा बाद बाकी कर्मचारी को भी वैसा करना पड़ेगा। तो इससे कर्मचारी को परेशानी होता था कि ये यशोधर बाबू काम यहाँ पर टाइम हो गया है फिर भी काम करिए रहा है और इनके चक्कर में हमें भी करना पड़ रहा है, इसी के चलते उन्हें परेशानी होता था। वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए वही चीज लिखा हुआ है। यशोधर बाबू अपने काम को पूरी निष्ठा से करते थे। वह समय पर ऑफिस आते थे, वे कभी भी ऑफिस में समय से पहले कुर्सी नहीं छोड़ते थे और कभी कभी तो समय के बाद भी वे काम करते रहते थे। यशोधर बाबू दफ्तर में प्रमुख पद पर थे, मतलब थोड़ा मैन पद पर था और थोड़ा ऊंचे पद पर था। इस कारण उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको भी रुकना पड़ता था, इसलिए उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनसे परेशान रहते थे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में साइनल बुढ़िया किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साइनल बुढ़िया यशोधर बाबू की पत्नी को कहा गया है क्योंकि वह इस उम्र में भी आधुनिकता में बहना चाहती है, आधुनिक वेशभूषा अपनाना चाहती है, इसलिए इसको साइनल बुढ़िया बोला गया है। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, और यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। या फिर यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो मेन मकसद है, ये हमें क्या संदेश देता है, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि सिल्वर वेडिंग कहानी दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करता है। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते थे, जबकि उनका सारा परिवार आधुनिक विचारधारा को मानते थे। मैंने आप लोगों को बताया कि जो यशोधर बाबू है वो पुरानी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे और जो उनका सारा परिवार जो था वो आधुनिक विचारधारा को मानते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि लोगों को आधुनिकता के रंग में नहीं ढलना चाहिए, पश्चिमी सभ्यता के रस्म रिवाज को अपनाना नहीं चाहिए, सदा जीवन बिताना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें आधुनिकता के रंग में नहीं रंगना चाहिए, हमें पश्चिमी सभ्यता का जो रस्म है, जो रीति रिवाज है उसको अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा देश का जो भारतीय संस्कृति है, भारत देश का जो रीति रिवाज है उसको अपनाना चाहिए। हमेशा सिंपल रहना चाहिए और उच्च विचार रखना चाहिए। जैसी आमदनी रहती है उसी के अनुसार खर्चा भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पर आमदनी अठन्नी और खर्चा हम लोग रुपया कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसा आमदनी रहेगा वैसे ही यहाँ पर खर्चा करना चाहिए। दिखावटी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करिए जिससे आपको दिक्कत हो, मतलब दिखावटी काम नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि किशन दा का बुढ़ापा क्यों सुखी नहीं रहा। तो भाई किशन दा जीवन भर अविवाहित रहे, मतलब उसने कभी भी शादी नहीं किया। नौकरी करते हुए वे सरकारी क्वार्टर में ही रहे, जब नौकरी कर रहे थे तो उस टाइम सरकारी क्वार्टर में रहे। पैसा जोड़कर घर बनवाने की बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी, उसने कभी सोचा ही नहीं कि भाई पैसा रखेंगे और घर बनाएंगे। उनके सभी साथी जमीन लेकर मकान बनवा लिया था। रिटायर हो जाने के 6 महीने बाद ही उन्हें क्वार्टर खाली कर देना पड़ा। किशन दा ने अपने जीवन में ढेर सारे लोगों को लाभ पहुंचाया था। कई लोगों ने उनके बल पर जिंदगी शुरू की थी, वे सभी किशन दा को भूल चुके थे। मतलब देखिए भाई, दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में आजकल के टाइम में कोई अपना नहीं होता है। आप कितना भी किसी का मदद कर लीजिए वो पीछे आपका लात मार के निकल जाएगा। तो ये बात है, किशन दा भी बहुत सारे लोगों का मदद किया लेकिन सब इसको भूल चुके थे।
उन्होंने किसनदा को एक बार भी नहीं पूछा था। यशोधर बाबू भी अपने परिवार की मजबूरियों के कारण उन्हें अपने घर में नहीं रख सके। यशोधर बाबू तो चाहते थे कि भाई किसनदा को अपने घर में रख ले, लेकिन उनका परिवार से बनता नहीं था और परिवार का जो परेशानी था इसलिए उसको भी मतलब शरण नहीं दे पाया। किसनदा कुछ साल किराए पर रहने के बाद अपने गांव लौट गए। कुछ साल किराए पर रहा, फिर अपना गांव चला गया। इस तरह ये हर तरह से अकेले पड़ गए। गांव जाने के साल भर में उनकी मौत हो गई, जबकि उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब जैसे गांव गया उसके साल भर के भीतर में उसका मौत हो गया, डेथ हो गया उसका, लेकिन उसका कोई बीमारी वगैरह भी नहीं पकड़ा था। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यशोधर पंत को सहारा और मार्गदर्शन किससे प्राप्त हुआ था। तो यशोधर बाबू को सहारा और मार्गदर्शन किसनदास से प्राप्त हुआ था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यशोधर बाबू क्या चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि यशोधर बाबू क्या चाहते हैं, और दूसरा है कि उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है, यशोधर बाबू एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। मतलब जो भी काम करते थे एकदम सीरियसली काम करते थे कि मैंने नहीं भाई काम करना है, मतलब करना है। वे कभी भी ऑफिस में समय से पहले कुर्सी नहीं छोड़ते थे और कभी कभी तो समय के बाद भी वे काम निपटाते रहते थे। मतलब पहला बात तो वो टाइम पे ऑफिस आते थे। अभी जो मैंने आप लोगों का आंसर बताया ना उसी आंसर को यहाँ पर चिपका दिया गया है। समय पर ऑफिस आते थे, समय से पहले कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ते थे, और कभी कभार ऐसा भी होता था कि मतलब समय हो जाता था उसके बाद भी वो ये काम करते रहते थे। इस कारण उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी रुकना पड़ता था, और इसके चलते क्या होता था कि उसके मतलब जो भी मतलब अधीन जो भी कर्मचारी काम करते थे उनको भी रुकना पड़ता था। यशोधर बाबू जिम्मेदार पिता है, अतः घर का सारा काम, सब्जी लाना, राशन लाना, किरोसिन लाना, कोयला लाना, दूध लाना, दवा लाना, सदर बाजार जाकर दाल लाना इत्यादि वे स्वयं करते थे। मतलब ये सब जो काम है भाई वे क्या करते थे, स्वयं मतलब खुद क्या करते थे ये सब काम। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, वे ये चाहते हैं कि उनके बालक इन कामों में सहयोग दें, किंतु ये अपने मुख से नहीं कहते नहीं है। मतलब देखिए यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका जो बुतरू लोग है वो भी मतलब उनके काम में सहयोग दें, लेकिन कभी भी मुख से कहते नहीं थे। यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा को मानते थे। वे मंदिर जाते हैं। यशोधर बाबू सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। ऑफिस पैदल आते जाते हैं। यशोधर बाबू भले ही परंपरावादी है किंतु प्रगति को मन ही मन स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ पर यशोधर बाबू जो है वो पुराने विचारधारा को मानने वाले हैं। वे मंदिर भी जाते हैं। वो एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। वे ऑफिस पैदल ही जाया करते थे। भले ही मतलब यशोधर बाबू परंपरावादी यानी कि पुराने जमाने के चीज़ों को मानते थे, पुराने ख्यालात के थे, लेकिन प्रगति उनको भी पसंद था कि नहीं भाई डेवलप हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस आंसर को आप लोग लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में चिपका सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे में आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और एक का आंसर आप लोग दूसरे क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि बड़े बाबू दफ्तर किस सवारी में जाते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि बड़े बाबू दफ्तर पैदल जाते हैं क्योंकि उन्हें मोटर गाड़ी की सवारी पसंद नहीं है। मतलब जो यहाँ पर यशोधर बाबू जो है वे जो दफ्तर जाते थे, ऑफिस जो जाते थे, पैदल ही जाते थे। क्यों जाते थे पैदल? क्योंकि उनको मोटर गाड़ी की सवारी उतना उसको पसंद नहीं लगता था। तो चलिए अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम है जूझ और इसके लेखक का नाम है आनंद यादव। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। यानी ये जो हमारा कहानी है इसका जो शीर्षक है यानी जो टाइटल है जूझ रखा गया है। तो जूझ क्यों रखा गया है इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर प्रकाश डालना है। अब यहाँ पर टॉर्च लेके आप लोगों को लाइट नहीं मारना है, ठीक है, मतलब इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को, क्या होगा इसका हमारा आंसर। यहाँ पर इसका आंसर होगा कि जूझ का साधारण अर्थ है जूझना या फिर संघर्ष करना। देखिए जूझ माने क्या होता है, जूझना होता है या फिर संघर्ष करना होता है। लेखक ने अपनी आत्मकथा का शीर्षक जूझ उचित ही रखा है। मतलब लेखक ने ये जो कहानी है इसका टाइटल है, एक्चुअल में इसका जो टाइटल रखा है क्या रखा है भाई, जूझ रखा है। यानी इस आत्मकथा का जो शीर्षक रखा है क्या रखा है, जूझ रखा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उचित ही रखा है, सही रखा है, गलत नहीं रखा है। क्यों उचित रखा है देख लीजिए यहाँ पर। इसीलिए उचित रखा है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेखक बचपन से ही समस्याओं से जूझता रहा। मतलब छोटा सा ही लेखक बहुत सारी समस्याओं का सामना करता रहा, ठीक है, संघर्ष करता रहा
उसे बचपन में खेती बाड़ी का कठोर काम करना पड़ा। जब वो छोटा था तब से ही उसे खेती बाड़ी का कठोर काम करना पड़ा। इस कारण उसको पढ़ाई से वंचित होना पड़ा, जिसके चलते उसको पढ़ाई से भी वंचित होना पड़ा। लेखक कहता है खेती के काम से अच्छा मास्टर की छड़ी की मार है। लेखक क्या बोलता है कि खेती के काम से अच्छा क्या है भाई, मास्टर की छड़ी की मार ही अच्छा है। लेखक को पुनः स्कूल जाने, ठीक है, देखिए पहले तो लेखक स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन बाद में जब वो स्कूल गया तो वहां पर भी बहुत सारा समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। यानी वहां पर भी क्या होता है, बहुत सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ा। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है जूझ रखा गया है, जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जूझ कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब ये जो कहानी है जिसका नाम जूझ रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इस कहानी का मकसद क्या है, ये कहानी हमें बताना क्या चाह रहा है, ये चीज हमें यहाँ पर लिखना है आंसर में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जूझ में लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। हम किसी भी हालत में हो, हमारे पास चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करते रहना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती है, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। संघर्षों से जूझने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। संघर्ष से जूझने के लिए, संघर्ष से लड़ने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसी को सफलता मिलती है। जाहिर सी बात है, जो संघर्ष करता है उसी को सफलता मिलती है। आगे देखिए, आगे क्या है। संघर्ष मानव जीवन की नियति है। जीवन में संघर्ष का रूप बदलता रहता है। संघर्ष न करने से मानव जीवन नीरस बन जाता है। इस संघर्षों से जूझकर व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। लेखक स्वयं भी संघर्षशील था, वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पड़ा था, अंत में उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग भी आसानी से लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर साफ साफ अगर इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हमें कभी भी संघर्ष और विकट परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला या फिर संघर्ष करना चाहिए। एक्चुअल में बोला जाए तो यही यहाँ पर बोल रहा है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। मंगी नामक अध्यापक की क्या विशेषताएं थी। देखिए उस स्कूल में एक अध्यापक है जिसका नाम है मंगी। तो मंगी नाम का ये जो अध्यापक है, इसका क्या क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि मंगी नामक अध्यापक गणित पढ़ाते थे। पहला बात, ये क्या पढ़ाते थे, तो गणित पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। लड़के उनसे काफी डरते थे। मेहनती लड़के को वे सम्मान देते थे। देखिए लड़के उससे डरते थे, लेकिन जो लड़के मेहनती होते थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे, मंगी नामक अध्यापक उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। इसलिए वसंत पाटिल को उन्होंने मॉनिटर बना दिया। इसलिए वसंत पाटिल को क्या करते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। वे हमेशा छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। जब कोई बच्चा शरारत करता तो ये उस बच्चों को पीटते भी थे। ऐसे वो किसी को नहीं पीटते थे, छड़ी वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन जब भी कोई बच्चा शरारत करता था तो भाई उसको दे दनादन पिटाई मिल जाता था, मतलब पिटाई पीट देते थे उसको। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए। आनंदा के पिता जल्दी गुड़ क्यों बनवाते थे। देखिए इसका उत्तर होगा कि आनंदा के पिता जल्दी गुड़ इसलिए बनवाते थे ताकि ईख की अच्छी कीमत मिल जाए। शुरू में भाव अच्छे रहते हैं। मतलब देखिए स्टार्टिंग में कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जी जैसे घर में उगता है, स्टार्टिंग टाइम में उनका रेट थोड़ा हाई होता है। इसलिए आनंदा के जो पिता है वे भी यही चाहते थे कि जो ईख है ना, जो गन्ना है, उसका अच्छा कीमत मिल जाए, इसलिए वे जल्दी जल्दी गुड़ बनवाते थे। इसके बाद का जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। इसका उत्तर होगा कि जब लेखक को वसंत पाटिल के साथ दूसरे लड़कों के सवाल जांचने का काम मिला, तब उसकी वसंत से दोस्ती हो गई। वसंत पाटिल जो कि मॉनिटर था, पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा खासा तेज था, ठीक है। तो मतलब कॉपी जांचने का काम जब वसंत पाटिल के साथ, मतलब इनको भी मिला, लेखक को भी मिला, तो लेखक का वसंत पाटिल से दोस्ती हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे की सहायता से कक्षा के अनेक काम निपटाने लगे। सभी अध्यापक लेखक को आनंदा कहकर बुलाने लगे। यह संबोधन भी उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। मानो पाठशाला में आने के कारण ही उसे स्वयं का नाम सुनने को मिला। आनंदा को पाठशाला में कई पहचान मिल गए। एक तो वसंत की दोस्ती, दूसरा अध्यापकों का व्यवहार। इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा। इसी के चलते हुआ था, टीचर मतलब जो शिक्षक था उन लोगों से भी प्यार मिलना शुरू हो गया, वसंत से भी दोस्ती हो गया, ठीक है। इसीलिए अगला क्वेश्चन है कि आनंदा का पिता
कोल्हू जल्दी क्यों चलवाता था? तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा कि आनंदा के पिता कोल्हू को जल्दी इसलिए चलवाता था क्योंकि ईख की अच्छी कीमत मिल सके, शुरू में भाव अच्छे मिल जाते हैं इसीलिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वसंत पाटिल नामक लड़के ने आनंदा को कैसे प्रभावित किया? जिसका उत्तर होगा, वसंत पाटिल अपने वर्ग में सबसे तेज और होशियार बालक था, जो कि क्लास का मॉनिटर भी था। वह सभी शिक्षकों का प्यारा भी था, अन्य छात्र भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह स्वभाव से भी शांत और अच्छा बालक था, जिसके कारण वह अपने वर्ग का मॉनिटर था। इन सब कारणों से वसंत पाटिल लड़के ने आनंदा को प्रभावित किया। ठीक है, ये सब जो गुण था वसंता पाटिल के भीतर, इसी से क्या हुआ, आनंदा प्रभावित हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है भाई देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक की मुलाकात पाठशाला में मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर से होता है। यहाँ पर से लिख दीजिएगा थोड़ा सा, सौंदलगेकर से होता है। वह स्वयं एक अच्छे कवि थे। उन्होंने कविता पाठन के तरीके ने लेखक को प्रभावित किया। ठीक है, उनके जो मतलब कविता पढ़ाने का जो तरीका था, मतलब एक गान टाइप का मतलब करके बोलते थे, तो इससे लेखक प्रभावित हो जाता है। लेखक आरंभ में कविता का उच्चारण उनके अंदाज में करता है। धीरे धीरे वह कविताओं को दूसरे रूप में गाना आरंभ करता है। स्टार्टिंग में जिस प्रकार से सौंदलगेकर मतलब गाकर मतलब कविता को पढ़ते थे, उसी प्रकार से लेखक भी स्टार्टिंग किया, बट धीरे धीरे वह मतलब इस पैटर्न को चेंज कर दिया और दूसरे रूप में वह गाना टाइप का कविताओं को गाने लगा। इस तरह जब वो अच्छे से सीख लेता है तो वह खुद, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा तो वह खुद, यहाँ पर खुद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वह खुद कविता रचना आरंभ कर देता है। पहले वह अच्छे से नहीं कर पाता है, परंतु अभ्यास करने पर वह स्वयं एक अच्छा कवि बन जाता है। स्टार्टिंग में वो अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन जब धीरे धीरे जब वो कोशिश करता है तो अच्छे से वो गा लेता है और यहाँ पर रचना भी कर लेता है कविता का। आरंभ में सौंदलगेकर उसकी प्रतिभा को निखारने में उसकी सहायता करते हैं। वह नायक को उस समय के कवियों के बारे में बताते हैं, जिससे लेखक के मन में कवियों के प्रति संदेह समाप्त हो जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार उसमें स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि खेतों पर आनंदा क्या कार्य करता था? इसका उत्तर होगा कि खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता था। वह फसलों की रक्षा भी करता था, वह कोल्हू भी चलाता था। इसके अलावा उसे भैंसे भी चरानी पड़ती थी। इसके बावजूद उसे पिता का गुस्सा भी झेलना पड़ता था। तो इतना सारा भाई वो काम करता था। ठीक है, और ऑफर में वहाँ पर गुस्सा भी मिल रहा है पिताजी का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि पढ़ाई के बारे में आनंदा क्या सोचता था? तो इसका उत्तर हुआ कि आनंदा पढ़ाई के बारे में सोचता था कि यदि वह पढ़ लिख जाता तो कोई अच्छा रोजगार कर सकता था। पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिल जाने के बाद वह सुख का जीवन बिता सकेगा। इसलिए वह पढ़ने लिखने की बात सोचता था। पढ़ लिख कर वह अच्छा आदमी बनना चाहता था। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि पाठशाला भेजने से पूर्व दादा ने आनंदा से क्या वचन ले लिया था? इसका उत्तर होगा कि पाठशाला भेजने से पूर्व दादा ने आनंदा से यह वचन ले लिया था कि तुझे पाठशाला जाना है तो जा, लेकिन साथ ही साथ तुझे खेत का सारा काम करना होगा। और दादाजी बोल दिए थे कि भाई तुझे अगर पाठशाला जाना है जा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बट तुझे खेत का सारा काम करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो काम के लिए पाठशाला से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, और अगर ऐसा भी जरूरत आता है, ऐसा नौबत आ जाता है तो भाई तुम्हें पाठशाला से छुट्टी भी लेना पड़ेगा, तभी मैं तुझे पाठशाला जाने की अनुमति दूंगा। आनंदा ने दादा की सारी शर्तों को यहाँ पर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आनंदा में काव्य प्रतिभा का विकास किस प्रकार हुआ? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आनंदा की काव्य प्रतिभा के बारे में बताइए। और देखिए अभी मैंने आप लोगों को जो बताया ना, ये वाला जो क्वेश्चन, ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए अच्छे तरीके से आप लोग। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ना, इसको भी आप लोग वहां पर चिपका सकते हैं। ये वाला जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, तो इसका जो अभी आंसर मैंने आप लोगों को बताया, अगर इस आंसर को भी अगर आप लोग उस क्वेश्चन में लिख देते हैं तब भी आप लोगों का गलती नहीं होगा, सही ही होगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से आंसर लिखा गया है। आनंदा की काव्य प्रतिभा अद्वितीय थी, मतलब वो गजब टाइप का लिखता था, एकदम यूनिक था। वह मराठी भाषा के अपने अध्यापक श्री
सौंदरगेकर से प्रभावित हुआ। उसने खेतों में काम करते करते कविताएं लिखने का निश्चय किया और अपनी रची कविताओं को जोर जोर से गुनगुनाता। कविताएं रचकर वह उन्हें अपने अध्यापक को दिखाता। कविता रचने के लिए लेखक कागज और पेंसिल भी रखने लगा। ठीक है, पहले मतलब कागज पेंसिल रखने लगा। यदि उसके पास ये साधन नहीं होते तो ये लकड़ी के छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। मतलब जो भैंस था ना, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता था, भैंस की पीठ पर वो मतलब कविता लिखना शुरू कर देता था। कभी कभी वो पत्थर पर भी कंकड़ों से कविता लिख दिया करता था। जब कविता याद हो जाती तो वह उसे मिटा देता था। तो इस प्रकार से वो अपना काम करता था। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अगला चैप्टर, जिसका नाम है, देख लीजिए आप लोग, इस चैप्टर का नाम है अतीत में दबे पांव। ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है ओम थानवी। क्या नाम है भाई? ओम थानवी। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन के आंसर को। अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं ना ये सब, तो जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं यहाँ पर भी आप लोग वही सब चीज़ को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण शिल्प कैसा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। यहाँ की हर सड़क सीधी है और समकोण पर काटती थी। यहाँ की जितना भी सड़क है भाई सीधा और समकोण पर काटता है सब कोई। यदि हम इस शहर के बनावट पर नजर डालें तो पता चलता है कि शहर से जुड़ी हर चीज अपने सही स्थान पर है। लेखक ने वहाँ के घरों का निरीक्षण किया तथा पाया कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, इसमें कोई खिड़की नहीं है। ऐसा लगता है कि खिड़कियां शायद ऊपरी दीवारों में बनाई जाती होंगी। बड़े घरों के अंदर के आंगन के चारों तरफ बने कमरों में बहुत खिड़कियां हैं। जिन घरों में बड़े आंगन होते थे वहाँ शायद कुछ काम किए जाते होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर को लिख लीजिएगा और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल रहा है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाई देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? इसका उत्तर होगा संपन्न सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एकदम अच्छे तरीके से संपन्न था। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष है। ये सिंधु सभ्यता क्या भी अवशेष है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजित शहर था। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। ठीक है, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो में चारों ओर बिखरे हुए हैं। ठीक है, चारों ओर बिखरा हुआ है। शहर का व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, जिससे पता चलता है पानी का निकास करने का जो निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था है। सड़कों का आकार तथा बनावट देख सकते हैं, उसमें विशाल स्नानागार था। कुओं की व्यवस्था थी, तांबे का प्रयोग होता था, पत्थरों का प्रयोग होता था। कपड़ों पर रंगाई, पूजा स्थल, अन्य स्थानों से व्यापार संबंध, खेती के सबूत इत्यादि बातें इसकी भव्यता की कहानी कह जाते हैं। ये सब इनके भव्यता के बारे में बताता है कि एक्चुअल वहाँ पर था क्या। और अगर हम लोग आडंबर का बात करें तो विकसित और संपन्न सभ्यता होने पर भी यहाँ के महलों, धर्मतंत्र के प्रतीक, मंदिरों, मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं है। जबकि यहाँ पर राज व्यवस्था भी थी और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उनमें आडंबरों का पूर्ण अभाव था। कहीं पर कुछ इस प्रकार का मिला नहीं जिससे यह पता लग सके कि वहाँ पर किस प्रकार का मंदिर था, किस प्रकार से क्या था, ये सब चीज़ वहाँ पर नहीं पता चला। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या कि ताम्रकाल के 2 सबसे बड़े नियोजित शहर किन्हें माना जाता है और क्यों? तो ताम्रकाल के 2 सबसे बड़े नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना जाता है, क्योंकि ये शहर खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ये 5000 वर्ष पुराने शहर थे। ये दुनिया के सबसे पुराने शहर थे। ये नगर, ठीक है, ये नगर योजना की अनोखी मिसाल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। इसको लो प्रोफाइल सभ्यता इसलिए बोला गया है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि संसार के अन्य पुरातात्विक स्थलों की खुदाई करने पर राजतंत्र को प्रदर्शित करने वाले महल मिलते हैं, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूज्य स्थल, मूर्तियां तथा पिरामिड मिले हैं, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में कोई चीज़ इस प्रकार की नहीं मिली है जो किसी राजसत्ता या धर्म के प्रभाव को दर्शाती हो। मतलब यहाँ पर धर्म का कोई मतलब उल्लेख नहीं मिला, ना मंदिर मिला है, ना पूजा स्थल मिला है, ना मूर्ति मिला है, उस प्रकार से कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ जो चीज़ मिली है उनका आकार भी छोटा है, इसीलिए इसको लो प्रोफाइल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर का आकार छोटा था। मोहनजोदड़ो का अजायब घर किसी कस्बाई स्कूल की इमारत जैसा था, जैसे किसी
कस्बा के किनारे जैसा स्कूल होता है ना, जिस प्रकार से उसका इमारत होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मोहनजोदड़ो का अजायब घर था। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेष रखे गए हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चौपड़ की गोटियाँ, मिट्टी की बैलगाड़ी, पत्थर के औजार, मिट्टी के कंगन आदि रखे गए हैं। अजायब घर में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयाँ भी है। यहाँ नर्तकी और दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी है। ठीक है, यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाले नरेश की भी मूर्ति वहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कला के विषय में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर के औजारों का काफ़ी प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ वे कई धातुओं से भी परिचित थे। इसमें कांसा धातु प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कला और शिल्प काफ़ी विकसित था। कई स्थानों से उत्तम कलाकृतियाँ की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण और मुद्रा का निर्माण इत्यादि प्रमुख शिल्प थे। ये सब चीज़ भाई वहाँ पर था। आगे देख लीजिए, आगे हमारे पास क्या है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य कलाकृतियाँ, मृण मूर्तियाँ, मृण मूर्ति मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ, मनकी की वस्तुएं और मोहरें प्राप्त हुई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्या कि अतीत में दबे पांव पाठ में वर्णित बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग बौद्ध स्तूप के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो अतीत में दबे पांव पाठ में वर्णित बौद्ध स्तूप का वर्णन, चलिए देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से इसको वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। यह 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी बने हैं। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के स्तूप वाले भाग को गढ़ कहते हैं। गढ़ के सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। ठीक है, ये हो गया इसका कहानी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि लेखक ने प्राचीन लैंडस्केप किसे कहा है, इसकी क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने मोहनजोदड़ो में एक अच्छे बौद्ध स्तूप को देखा, उसने नागर भारत का प्राचीन लैंडस्केप कहा है। जब लेखक ने उसे पहली बार देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। यह कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने यहाँ खुदाई शुरू की थी, तभी इसे पाया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए भाई, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के आधार पर साक्ष्य से कम नहीं इस कथन की समीक्षा करें। तो देख लीजिए, साक्ष्य से कम नहीं इस कथन का समीक्षा कैसे क्या करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के आधार पर साक्ष्य से कम नहीं है। इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष के आधार पर विशेषज्ञ उस सभ्यता की बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इन्हीं अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर की भी सही जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों के आधार साक्ष्य से कम नहीं है। मतलब यहीं से, यहाँ से जो अवशेष मिला है, यहीं से पूरा पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग रहते कैसे थे, किस प्रकार से मतलब अपना जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, हर एक चीज़, रहन सहन, टोटल हर एक चीज़ यहाँ से पता चल जाता है। क्योंकि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनमोल जानकारी हासिल करते हैं। तो ये हो गया। आगे चलिए, आगे देख लीजिए हमारे पास आगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन है भाई देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं लिखी। या फिर ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की 2 ऐसी विशेषताएं बताएं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई, कुछ भी पूछा है आंसर आप लोगों को ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, देख लेते हैं यार मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। पहला है कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना बहुत ही आकर्षक थी। ठीक है, नगर निर्माण योजना बहुत ही आकर्षक था, अच्छा था। मोहनजोदड़ो की बाजार व्यवस्था बहुत ही कुशल थी। मोहनजोदड़ो की कलाकृति बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कलाकृति था बहुत ही आकर्षक और मनमोहक भी था। मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक स्नानागार की व्यवस्था बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित थी। मोहनजोदड़ो की यातायात की व्यवस्था बहुत अच्छी और कुशल थी, जिससे उस सभ्यता के लोगों को व्यापार करने और एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मदद मिलती थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास जो अगला है क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कृषि सभ्यता थी, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले यह भ्रम था कि ये अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। पहले ये भ्रम था कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न उपजाया नहीं जाता था बल्कि बाहर से मंगाया जाता था। किंतु नई खोज ने इस ख्याल को गलत साबित किया है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के सबूत खुदाई से मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे।
कपास की भी खेती होती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब चीज़ लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं मिले पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। ये लोग सूती का निर्यात भी करते थे, सूती का मतलब निर्यात भी करते थे, मतलब दूसरे जगहों को सप्लाई भी करते थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी, नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मतलब यहाँ पर देखिए जल का इतना सारा कुछ देखकर लेखक सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को लोकप्रिय सभ्यता क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को लोकप्रिय सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभ्यता बहुत ही समृद्ध और खुशहाल सभ्यता थी। यह सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन उसमें भव्यता और आडंबर नहीं है। यह सभ्यता सभ्य और सुशिक्षित सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को लोकप्रिय सभ्यता कहा गया है। क्यों कहा गया है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देख लीजिए आगे हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय किसको दिया जाता है या फिर किसको दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अतीत में दबे पाँव में किस सभ्यता की चर्चा है, यह कितना प्राचीन है? ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर किस सभ्यता की चर्चा है। तो अतीत के दबे पाँव में सिंधु सभ्यता की चर्चा है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ 5000 वर्ष पुराना एक महानगर था। पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। मनुष्य निर्मित से टीले पक्की ईंटों से निर्मित है। इसे सिंधु नदी के पानी से बचाने के लिए टीलों पर बसाया गया। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कला पर प्रकाश डालिए। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिख देना है। चलिए लिखे हैं कि सिंधु घाटी के लोगों में कला का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। सुई से दरियाँ बनाते थे। नर्तक और दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति इनकी आकृष्ट कला के नमूने हैं। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से ये मतलब यहाँ पर रिलाइज होता है कि क्या भाई यहाँ पर कला, ठीक है, वास्तुकला के ऊपर भी इन लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। मतलब इन लोगों के आर्ट भी था इन लोगों में। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है डायरी के पन्ने, और उसके लेखक का नाम है एन फ्रैंक। ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़िएगा ना भाई तो अंदर से रो लीजिएगा। बहुत ही सुपर डुपर हिट यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है। तो देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि एन फ्रैंक कौन थी? तो देख लीजिए एन फ्रैंक कौन थी। तो एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय लड़की थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। यही सोचकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। मतलब एक्चुअल में ये रियलिटी जो चीज़ हुआ था उस चीज़ को इस डायरी में लिख दिया है। उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है, एन ने डायरी क्यों लिखी? तो चलिए भाई देख लेते हैं कि इसका ये जो डायरी है ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ। तो देख लीजिए इसके आंसर को। डायरी लिखने का कारण पहले देख लीजिए। एन के आसपास के लोग उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनते थे, इसलिए उसने अपने हृदय के दर्द को डायरी में लिखना शुरू कर दिया। जब 2 साल तक वह ज़मीन के भीतर थे, ठीक है, मतलब छिपकर थे, तो पहला बात उसका बात कोई नहीं सुन रहा था। तो जो भी उनकी फीलिंग था भीतर का, उसको एक डायरी में उसने लिखना शुरू कर दिया। डायरी के प्रसिद्ध होने का कारण देख लीजिए क्यों प्रसिद्ध हुआ था। यह डायरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस डायरी में एन का व्यक्तित्व जीवन ही नहीं बल्कि 60 लाख यहूदियों पर ढाए जुल्मों की जीवंत कहानी है। यहाँ पर देखिए इस डायरी में केवल यहाँ पर केवल एन के बारे में ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो 60 लाख जो यहूदी परिवार थे, जो लोग थे, उन लोगों का ऊपर जो जुल्म हुआ था उसके बारे में भी लिखा गया है। उसकी डायरी 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज़ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह भूमिगत जीवन जीने के लिए विवश किया, उसी का जीता जागता चित्रण इस डायरी में हुआ है। उस दौरान युद्ध के डर से लोग कांप उठते थे। इस डायरी में उन्हीं 60 लोगों की पीड़ा को दिखाया गया है। इस विवरण को विश्व के लोग जानना चाहते थे। यही कारण है कि एन की डायरी बहुत प्रसिद्ध हो गई। मतलब सब कोई जानना चाहता था कि एक्चुअल में वाकई में क्या हुआ था, इसलिए ये डायरी फेमस प्रसिद्ध हो गया। डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में बदलाव क्यों आ रहे हैं। इसका उत्तर होगा कि 13 जून 1944 की डायरी में एन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में औरतें ज़्यादा सम्मान के हकदार बनेंगी। अब स्त्रियों ने अपने अस्तित्व को समझा है।
अब ये अन्याय सहन नहीं करती है, अब वो जागरूक हो चुकी है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है, उन्हें पुरुषों की बराबरी का हक दिया जा रहा है, वे पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रही है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर महिलाओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ है, जिस प्रकार से अभी महिला सशक्तिकरण है, जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, आय का जो प्लानिंग है, वो ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया था। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि एन ने अपने अज्ञातवास के दिनों का वर्णन किस प्रकार किया है। और देखिए आप लोगों का जो सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन का आंसर होता है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये चलता है। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, बहुत हद तक जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताया उसी के अकॉर्डिंग है। आप लोग देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय लड़की थी। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी, मतलब जो सोच भी नहीं सकता था ना, उस प्रकार का कष्ट उनको सहना पड़ा। यहीं रहकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। एन ने अपने अज्ञातवास के दिनों का करुणाजनक वर्णन किया है। वह बताती है कि वे लोग छोटी छोटी बातों पर सहम जाते थे। भाई देखिए ना, डर था ना, डर बहुत ऐसा चीज होता है ना, मतलब थोड़ा भी कुछ हो जाएगा तो आप डर जाइएगा। जैसे मान के चलिए कि मतलब किन्हीं को रात में डर लगता है, ठीक है, अब 12 बजे या फिर मतलब 11-12 बजे क्या करिए, किन्हीं को उनको बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा सा भी चूं चां का आवाज सुन के भी वो डर जाएगा। तो बस बिल्कुल यहाँ पर भी वही कहानी है। आगे क्या है कि उनके पास डरने या चिल्लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे केवल सोचते रहते थे, मतलब वे हमेशा डरते थे, दुबक के रहते थे। वे केवल सोचते रहते थे कि क्या होगा। उसके मन में खौफ बना रहता था कि कहीं वे सभी पकड़े नहीं जाएंगे। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का हर क्षण भय लगा रहता था, मतलब एनी टाइम सोचते थे कि कहीं अब हम लोग पकड़े ना जाएं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि एन के जन्मदिन पर उसे कैसा उपहार मिले, किस टाइप का उसको गिफ्ट मिला था बताना है। तो एन फ्रैंक हॉलैंड के एक यहूदी परिवार की 13 वर्षीय लड़की थी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। उसके यहूदी परिवार को गुप्त आवास में 2 वर्ष छिपकर बिताने पड़े थे। इस दौरान एन को अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। यहीं रहकर एन ने अपने अनुभवों को डायरी के रूप में लिखा। उस समय जर्मनी और उसके समर्थित देशों में यहूदियों पर जो अत्याचार हुए उनको जानने के लिए आज का मानव उत्सुक रहता है। मतलब उस टाइम जो यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था ना, अभी के टाइम के जो मनुष्य है उस चीज को जानना चाहते हैं। एन फ्रैंक ने भूमिगत यहूदी परिवार का जो सजीव वर्णन किया है वह आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। जो लिखा है, जो डायरी लिखा है, वह आज के टाइम में हर कोई पढ़ना चाहता है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने सुख दुख का उल्लेख किया है। उसने कोई इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन उसका यह लेख निजी न रहकर संपूर्ण यहूदी समाज के सुख दुख पर प्रकाश डालता है, जो आज के लिए इतिहास बन गया है। यही एन को जन्मदिन का उपहार के रूप में मिला। ठीक है, यही एन को जन्मदिन के उपहार के रूप में मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 1942 की चिट्ठी में एन अपने बारे में क्या बताती है। तो देख लीजिए भाई, ये जो डेट है 28 नवंबर 1942 का जो पत्र था, जो लेटर था, उसमें एन क्या लिखती है। तो 28 नवंबर 1942 के पत्र में एन लिखती है कि हम इन दिनों अधिक बिजली खर्च कर रहे थे, जो राशन से अधिक हो गया था। हमारे साथ एक मिस्टर डसेल है, जो अधिकांश बच्चों के साथ बैठना पसंद करते थे। मैं उन्हें पसंद नहीं करती, वे बहुत पुराने जमाने की बातें करते हैं, हमें अकल देने के लिए लंबा भाषण झाड़ते हैं। ये प्राय मेरी शिकायत माँ से कर देते थे, फिर माँ भी मुझे अनुशासन का पाठ पढ़ाती। जब मैं रात को क्या है बिस्तरे पर होती हूँ तो अपने दिन भर के खामियां के बारे में सोचती हूँ। वो इतनी अधिक होती है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब उनमें दिक्कत है, इतना ज़्यादा खामियां है, जब वो हिसाब लगाता है तो थक जाता है, मुश्किल लगता है कि भाई इसका हिसाब नहीं लगाया जा पाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि एन ने अपने डायरी में इमारत के बारे में क्या लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एन ने अपने डायरी में इमारत के बारे में यह लिखा है कि इमारत में कई कमरे तथा गोदाम थे। इमारत के पिछवाड़े एनेक्सी में हमारा गुप्त आवास था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लग सकती। वहां पहुंचने के लिए कई प्रकार की सीढ़ियों पार करनी पड़ती है। उस इमारत में कई कमरे हैं जिनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इमारत में एक बड़ा कमरा कॉमन रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहां वान दान का परिवार और मेरा परिवार बैठता है। रहन सहन की दृष्टि में यह इमारत गुप्तवास के रूप में अच्छा था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी प्रकार से इमारत के बारे में यहाँ पर लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देख लीजिए क्या है भाई, कि एन ने अपने डायरी में अपने मददगारों के विषय में क्या कहा है। देखिए एन का जो भी मदद किया है, जो भी मददगार है, उनके बारे में क्या लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर होगा कि अपने मददगारों के विषय में लिखते समय एन कहती है कि ये लोग जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए काम करते हैं। एन को आशा है कि हमारे मददगार हमें सुरक्षित किनारे तक ले जाएंगे। मददगारों के विषय में एन लिखती है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम उनके लिए मुसीबत हो। जो मददगार है वो कभी कहे नहीं कि तुम हमारे लिए मुसीबत हो। वे रोजाना ऊपर आते हैं, ठीक है, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा अपने को खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बातें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावना और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई क्या है, कि अज्ञातवास में पहुंचकर एन के परिवार की क्या गतिविधियां रही थी। इसका उत्तर होगा कि शुक्रवार 10 जुलाई 1942 के पत्र में एन ने अपनी गुड़िया किट्टी को लिखा कि हम सब इस गुप्तावास में पहुंच गए। मार्गरेट पहले ही पहुंच चुकी थी। कमरों में सब सामान, ठीक है, कमरों में सब सामान जहां तहां पड़ा हुआ था, यानी सामान सब जो था वो जहां तहां पड़ा हुआ था। सब लोग थक गए थे। माँ और मार्गरेट लेट गए तथा मैं और पापा सामान ठीक करने लगे। हम सारा दिन पैकिंग खोलकर उन्हें ठिकाने पर लगाते रहे। यहाँ से जिंदगी का एक नया आयाम शुरू हो गया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि चर्चिल किन गांवों की यात्रा पर गए थे। तो चर्चिल फ्रांसीसी गांवों की यात्रा पर गए थे।